सुशांत के पिता ने रिया पर बेटे को ड्रग्स देने का लगाया आरोप। कहा, रिया मेरे बेटे को जहर खिलाती थी, वो उसकी कातिल है। सुप्रीम कोर्ट से भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को मिली राहत। $40 मिलियन ट्रांसफर मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला रखा सुरक्षित। रोक के बावजूद अपने खाते में ट्रांसफर की थी रकम। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के इमारत में चला बुलडोजर। लखनऊ में बने मुख्तार अंसारी के मकान को किया जमींदोज। सीएम योगी ने कहा, माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने आज एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने साफ कहा है कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे को जहर देती थी और उन्होंने ही उनके बेटे को मारा है। इसके साथ ही इस 15 सेकंड के वीडियो में उन्होंने दरख्वास्त की है सीबीआई से कि रिया और उनके साथियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। देखिए रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पारिवारिक सूत्रों द्वारा आईएनएस के साथ साझा किए गए वीडियो क्लिप में के सिंह ने कहा है कि रिया मेरे बेटे सुशांत को जहर खिलाती थी, वह उसकी कातिल है। रिया और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें इसकी सजा दी जानी चाहिए। वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या रिया चक्रवर्ती अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की कॉफी में जानबूझकर खुद से ड्रग्स मिलाती थी या किसी के इशारे पर ऐसा कर रही थी। रिया के करीबी सहयोगियों के साथ उनकी कथित बातचीत में सुशांत की कॉफी या उनके चाय में नशीले पदार्थ मिलाने की संभावनाओं की ओर इशारा किया गया है। आईएनएस को मिले ईडी के आंतरिक दस्तावेज कहते हैं कि सीबीडी या कैनाबिडियोल, जो कि एक प्रतिबंधित केमिकल कंपाउंड है जिसे मैरिजुआना से निकाला जाता है, उसे रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की कॉफी में मिलाने के लिए खरीदा था। अब इस खुलासे ने सुशांत की मौत की जांच का रुख बदल दिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में रोजाना कोई न कोई नया खुलासा जरूर होता है। इसी कड़ी में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कुछ अहम बातें कही हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो रिया का इंटरव्यू आया है वो उनकी बात में पूरी भी मान लूँ तो उसमें दो बड़े अहम बात आते हैं। एक तो बात ये है कि अगर कोई उनका इतना सीरियस मेंटल हेल्थ इशू था तो उनको फिर परिवार को बताना चाहिए था। कोई ऐसा मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि उनका तो कोई स्टेटस उनके साथ था नहीं। वो राजा के साथ रहना चाहती थी लेकिन रानी नहीं बनना चाहती थी। तो इसलिए ये इस तरह का जो व्यवहार होता है ना कि आप जितना फ़ायदा उठाना चाहिए उठा लीजिए, लेकिन जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आए तो उस समय छोड़ करके भाग जाइए। तो इसलिए अगर मैं उनकी सारी बात भी मान लूँ तो उनको परिवार को बताना चाहिए था कि ये इतना बड़ा मेंटल हेल्थ इशू उनका स्टार्ट हो गया है। और पिता जब एसएमएस किया, पिता ने कहा कि हमको बात कराओ, हमको बताओ क्या है, तो उनको बताना चाहिए था। उसके बाद जब उन छोड़ने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया, तो कम से कम एक प्रॉपर हैंडओवर करना चाहिए था किसी परिवार वालों को, बता करके कि भाई ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये दवाइयाँ चल रही हैं, इनका ये एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए तो एक तरह से उन्होंने अपना जो हमारा केस है उसको एक तरह से उन्होंने सिद्ध कर दिया इस इंटरव्यू के। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिजनेसमैन विजय माल्या के अवमानना मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। दरअसल विजय माल्या ने अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। देखिए रिपोर्ट। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की ओर से 2017 में अदालत की अवमानना मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। माल्या ने 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। $40 मिलियन अपने खाते से ट्रांसफर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना था, जबकि माल्या पर खातों से पैसे निकालने पर रोक लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा है कि स्पष्टीकरण को 2 सप्ताह के अंदर पेश किया जाए। साथ ही कहा कि उसके बाद समीक्षा की याचिका पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले में चल रही सुनवाई से जुड़ा एक दस्तावेज फाइलों से गायब हो गया था, जिसके बाद जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की पीठ ने 20 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी, क्योंकि इस मामले में शामिल सभी पार्टियों ने नए दस्तावेज दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। कोरोना की रफ्तार मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद आंकड़ा अब 33 लाख के पार पहुंच चुका है। देखिए रिपोर्ट।
भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 75,760 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,10,234 पहुंच गई है। इतना ही नहीं, देश में पिछले एक दिन में 1,023 लोगों की जान भी गई है और अब कुल मौतों का आंकड़ा 60,472 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के सर्वाधिक 14,888 नए मरीज सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 7,18,711 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 295 और लोगों की मौत हो गई है, जिन्हें मिलाकर महाराष्ट्र में अब तक 23,089 लोग अपनी जान इस महामारी से गंवा चुके हैं। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 1,693 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ दिल्ली में अब तक कुल 4,347 मरीजों की मौत भी हो गई है। राजधानी में अब कुल 12,520 सक्रिय मामले हैं। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन कोरोना के आंकड़े अब बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। NSUI ने JEE और नीट की परीक्षा को स्थगित करने और छात्रों की एक सेमेस्टर की फीस माफ करने और नो एग्जाम इन कोविड को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने कोरोना काल में परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। NSUI ने भूख हड़ताल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ MHRD मुख्यालय के सामने शुरू की। NSUI ने केंद्र सरकार के आगे अपनी मांगे रखते हुए कहा कि कोरोना के इस टाइम में कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इन छात्रों की परेशानी को समझना होगा। आज विरोध एग्जाम का नहीं है, विरोध टाइमिंग को लेकर के, जहां देश और विश्व इस संक्रमण से जूझ रहा है। 60,000 से ज्यादा मौतें देश में हो चुकी हैं, 33 लाख से ज्यादा मरीज हिंदुस्तान में हो चुके हैं और जो इस संक्रमण की जो बढ़ने की जो रफ्तार है, जो तेजी है, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री जी क्यों अपने आदेश को थोपना चाह रहे हैं छात्रों के साथ, जहां पर आप दूसरी जगह कुछ मसलों में तो आप संक्रमण का आधार बना के कुछ फैसलों को डालने की कोशिश करते हो और यहाँ पे छात्रों को आप मजबूरन एग्जाम देने की कोशिश करा रहे हो। आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि देश के अंदर भौगोलिक स्थिति हर प्रदेश की अलग अलग है। मौसम की मार पड़ी हुई है। आज बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, पूरा नॉर्थ ईस्ट देखें, उत्तराखंड देखें, आप किसी भी राज्य में जाएं, आज बाढ़, आंधी, तूफान, उसके बाद सड़कें डिस्टर्ब हैं, पुल टूट रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात ये, जहाँ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, क्या वहाँ पे इतने रूम्स की फैसिलिटीज है, रुकने की व्यवस्था नहीं है और आप 25 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें अपेयर होंगे, उनको आप एक तरफ से संक्रमण की आप आग में झोंकने का काम ये सरकारें कर रही है। कोरोना वायरस का कहर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में NSUI की केंद्र सरकार से ये मांग है कि सितंबर के महीने में होने वाली नीट और JEE की परीक्षाएं तुरंत स्थगित की जाएं। सभी कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों की एक सेमेस्टर की फीस भी माफ की जाए। LGA ने गुरुवार को पूर्वांचल के दबंग नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटों का घर लखनऊ पर है, जिस पर LGA ने बुलडोजर चलवा दी। घर गिरने के बाद पुलिस अब सारे सामानों की जांच में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बाहुबली माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। इसी सिलसिले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को पूर्वांचल के दबंग माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सवेरे ही लखनऊ के डालीबाग में बने मुख्तार अंसारी के बेटों की 2 मंजिला इमारत को प्राधिकरण के आदेश पर जमीन दोज किया गया है। इमारत गिराने के लिए LD और पुलिस प्रशासन समेत 250 से अधिक पुलिसकर्मी और 20 से अधिक JCB लगी रही। इसके लिए LGA ने सवेरे बुलडोजर चलवाकर माफिया की इमारत को ध्वस्त किया। बता दें कि मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी ने दूसरों की संपत्ति पर कब्जा कर इमारत बना ली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस बार ये घटना कन्नौज जनपद से है, जहां पर एक विधवा महिला और एक दिव्यांग आदमी का सर मुंडवाकर उनके मुंह पर कालिक पोती गई और उनको गले में जूतों की माला पहनाई गई। जब लोगों का मन इससे नहीं भरा तो पूरे गांव में उनकी परेड निकाली गई। देखिए क्या है ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के बनियानी गांव में एक विधवा महिला और दिव्यांग पुरुष का सिर मुंडाकर और मुंह पर कालिक पोतकर गांव में घुमाने का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि लंबे समय से गांव में दिव्यांग पुरुष और विधवा महिला एक साथ रह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले पति की मौत के बाद मायके में रह रही विधवा महिला के पड़ोसी दिव्यांग के साथ अवैध संबंधों के शक में गांव के लोगों ने दोनों को बंधक बना लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों के बाल मुंडवाकर और मुंह काला कर गले में जूतों और चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और घंटों तक तमाशा चलता रहा, लेकिन किसी ने भी विधवा महिला और दिव्यांग शख्स की पिटाई कर रहे दबंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। एक बार फिर नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। ये घटना है इस बार ग्रेटर नोएडा से, और जब आरोपी को पुलिस पकड़ने गई तो आरोपी ने पलटकर पुलिस वालों पर ही फायरिंग कर दी, लेकिन अंत में अब आरोपी पकड़ा गया है। देखें पूरा मामला। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। आरोपी ने बच्ची के घर के पास ही खाली पड़े प्लॉट में इस घटना को अंजाम दिया। बच्ची की हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वही घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, जब पुलिस आरोपी को पकड़ने गई तो आरोपी ने उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। 1 बजे थाना इकोटेक 3 के क्षेत्र से 11 से 12 साल की बच्ची के बलात्कार की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त करते ही इस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और टीम्स गठित कर ली गई थी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। इस केस में चैलेंज ये था कि जो अभियुक्त था उसने मास्क पहना हुआ था, आसपास कोई भी नहीं था जिसने ये घटना देखी हो, और जो पीड़िता है उन्होंने भी पहली बार अभियुक्त को देखा था। लेकिन फिर भी जो टीम्स थी वो अपने कार्य पे एकदम डट गई थी, और एसीपी और एसएचओ इकोटेक 3 के कुशल नेतृत्व में इन्होंने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की और आज अभियुक्त की पहचान कर ली गई। और उसके बाद जब टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए गई तो वहाँ पे उसने भागने की कोशिश की। उसके पास एक अवैध तमंचा था जिससे उसने पुलिस की तरफ फायरिंग भी करी, लेकिन उसको ओवरपावर पुलिस द्वारा कर लिया गया और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। उसके पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये घटना ग्रेटर नोएडा में शहर के बीच थाना इकोटेक 3 के पास एक गांव की है। जानकारी के अनुसार घटना के वक्त पीड़िता के माता पिता काम पर गए हुए थे। बच्ची जब घर के बाहर पास में ही शौच करने गई, उसी वक्त एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.